कैमरे को ऑटो मोड पे क्यों यूज़ करते हो? क्या कहा मैनुअल सेटिंग्स नहीं आती? तो चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैमरे की मैनुअल सेटिंग्स कैसे करते हैं। मतलब कि एपर्चर, आईएसओ, शटर स्पीड, फ्रेम रेट, वाइट बैलेंस, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और किस तरीके से हमें अपने कैमरे में ये चीज़ सेट करनी चाहिए। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी आसान लैंग्वेज में, आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज नहीं है या आपका बैकग्राउंड इस चीज़ का नहीं है तो भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और आप भी अपने कैमरे को मैनुअल मोड पे यूज़ कर पाओगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फ्रेम रेट यानी कि FPS के बारे में। देखो, इसे समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा जो कैमरा होता है या फ़ोन होता है ये वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, ये इमेजेस क्लिक करते हैं, अलग अलग इमेजेस, अलग अलग फ्रेम्स कैप्चर करते हैं और उन फ्रेम्स को कंबाइन करके कैमरा हमें वीडियो के फॉर्म में दिखाता है। मतलब वो जो इमेजेस हैं अलग अलग वो कंबाइन होके वीडियो का रूप ले लेती हैं। तो FPS की फुल फॉर्म होती है फ्रेम्स पर सेकंड या फिर फ्रेम रेट पर सेकंड। मतलब कि हमारा कैमरा एक सेकंड में कितने फ्रेम्स, कितनी इमेजेस क्लिक करेगा। जैसे कि 25 FPS का मतलब हुआ कि हमारा जो कैमरा है वो एक सेकंड में 25 इमेजेस, 25 फ्रेम्स क्लिक करेगा। और 50 FPS में भी ऐसे ही होता है कि हमारा जो कैमरा है वो एक सेकंड में 50 इमेजेस, 50 फ्रेम्स क्लिक करेगा। अब जानते हैं कि 25, 30, 50 और 60 FPS में क्या डिफरेंस है और हमें किस में अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं कि 30, 60, 120 FPS ये जो फ्रेम रेट हैं ये यूरोपियन और कुछ एशियन कंट्रीज़ में, जिनमें इंडिया भी शामिल है, वहाँ पर ये फ्रेम रेट नहीं चलते क्योंकि यहाँ पर 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में पावर सप्लाई की जाती है। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है वो 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में होती है। इसीलिए यूरोपियन और काफ़ी सारी एशियन कंट्रीज़ में पाल फॉर्मेट चलता है जिसमें 25 और 50 FPS होते हैं और अमेरिकन कंट्रीज़ में 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी में पावर सप्लाई होती है। इसीलिए वहाँ पर NTSC फॉर्मेट चलता है जिसमें 30-60 FPS आते हैं। इसीलिए यहाँ पर जब आप आउटडोर में शूट करोगे, सनलाइट में शूट करोगे, तो आपको इतना कुछ फ़र्क पता नहीं लगेगा। चाहे आप 30 FPS पे करो, चाहे 50 पे करो, चाहे 60 पे करो, इतना आपको फ़र्क पता नहीं लगेगा। बट वहीं पर जब आप इंडोर लाइटिंग में शूट करोगे तो आपको फ्लिकर जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी अगर आप 30 या फिर 60 FPS या फिर 120 FPS में शूट करते हो तो। बिकॉज 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी की पावर सप्लाई और 30 FPS या फिर 60 FPS का आपस में कोऑर्डिनेशन सही से नहीं बैठता है। इसीलिए यहाँ पर मूवीज़ के लिए अगर आप फीचर फिल्म बना रहे हो तो आपको 25 FPS, और अगर आप टीवी ब्रॉडकास्टिंग में हो या फिर टीवी के लिए कोई प्रोग्राम बना रहे हो, टीवी सीरियल है या फिर न्यूज़ चैनल है, न्यूज़ हैं, तो आपको 50 FPS में शूट करना चाहिए। तो हमें अपने कैमरे को पाल फॉर्मेट पे रखना है और 25 या फिर 50 FPS में ही शूट करना है। अब बात करते हैं कि 25 FPS और 50 FPS में क्या डिफरेंस है और हमें किस में अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करनी चाहिए। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 25 FPS में कैमरा जो है वो 25 फ्रेम्स कैप्चर करता है। तो अब जब कैमरा 25 इमेजेस ही कैप्चर कर रहा है, 25 फ्रेम्स ही कैप्चर कर रहा है, तो फ्रेम्स जो हैं वो उतने स्मूथ नहीं दिखाई देंगे आपको और उनमें आपस में जो एक काइंड ऑफ मोशन ब्लर भी आपको देखने को मिलेगा कि जो जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ तो आपको इसमें भी मोशन ब्लर देखने को मिलेगा। वहीं पर 50 FPS में कैमरा जो है एक सेकंड में ज़्यादा फ्रेम्स कैप्चर कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल कैप्चर कर रहा है, तो आपको फ्रेम्स के बीच काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस देखने को मिलेगी। जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपको देखने को मिलेगी और जो मोशंस हैं उसमें वो भी आपको फास्ट लगेंगे। तो यही फ़र्क होता है 25 और 50 FPS में। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको 50 पे ही शूट करना चाहिए या फिर 25 में ही शूट करना चाहिए। YouTube वीडियोज़ आप किसी में भी शूट कर सकते हो। बट हाँ, अगर आपको पोस्ट में जो अपना शॉट है, जो भी आपने कोई शॉट लिया है उसको स्लो करना है तो आपको 50 FPS या फिर 100 FPS में ही शूट करना चाहिए, क्योंकि एडिटिंग में जब आप उसको 50% तक स्लो करोगे तो जो फ्रेम्स हैं वो अटकेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपकी वीडियो आएगी। तो अगर आप स्लो मोशन कैप्चर करना चाह रहे हो तो आपको 50 या 100 FPS में जाना चाहिए। बाकी नॉर्मल वीडियो अगर आप चाहो तो 25 FPS पे शूट करो, चाहे आप 50 FPS पे शूट करो, जो भी आपका डिवाइस सपोर्ट करता है आप उसमें से
इन दोनों फ्रेम रेट में से चूज कर सकते हो। अब फ्रेम रेट के बाद आता है कैमरे में शटर स्पीड। देखो अब जो शटर स्पीड है वो फोटोज़ और वीडियोज़ दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फोटोज़ क्लिक करते हो चाहे वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हो, शटर स्पीड समझनी आपको बहुत ज़रूरी है। देखो शटर स्पीड होती है कि 1 सेकंड में आपके कैमरे का जो शटर है वो कितनी देर तक के लिए खुला रहेगा, मतलब कितनी ड्यूरेशन के लिए खुला रहेगा। जैसे कि 1/4 अगर आपकी शटर स्पीड है तो आपके कैमरे का जो शटर है वो 1 सेकंड के 4th पार्ट के लिए खुला रहेगा। वहीं पर 1/1000 अगर आपकी शटर स्पीड है तो आपके कैमरे का जो शटर है वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए खुला रहेगा। अब ये चीज़ आप इस ग्राफ से समझ सकते हो कि जब आपका जो शटर है वो लो की तरफ जाएगा, उसका जो नंबर है वो लो की तरफ जाएगा तो उसको स्लो शटर स्पीड बोला जाएगा। वहीं पर जब आपका जो शटर है उसका नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो उसको फास्ट शटर स्पीड बोला जाएगा। अब फास्ट और स्लो शटर स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? देखो फास्ट शटर स्पीड जो होती है जैसे कि 1/250 हो गया, 1/500 हो गया, इन शटर स्पीड में जब आप क्लिक करोगे एक मूविंग ऑब्जेक्ट की तो आपको एक स्टैटिक इमेज देखने को मिलेगी, एक स्टिल इमेज देखने को मिलेगी। वहीं पर जब आप स्लो शटर स्पीड की तरफ जाओगे जैसे कि 1/4 हो गया, 1/8 हो गया, इसमें क्या होता है कि जब आपका जो शटर है वो ज़्यादा देर के लिए खुला हुआ है तो उसके अंदर एक स्टिल इमेज क्लिक नहीं हो पाएगी। मान लो कि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कोई रनर है, वो भाग रहा है, उसकी आपको इमेज क्लिक करनी है तो उसकी इमेज स्टिल क्लिक नहीं होगी, मतलब स्टैटिक इमेज उसमें नहीं आएगी और एक मोशन ब्लर भी आपको देखने को मिलेगा। और शटर स्पीड का फ़र्क कैमरे के अंदर आने वाली लाइट पे भी पड़ता है। मतलब कि जब आपका जो शटर है वो ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए खुला रहेगा, मतलब कि स्लो की तरफ आपका शटर होगा तो आपका जो शटर है वो ज़्यादा देर के लिए खुला रहेगा तो कैमरे के अंदर ज़्यादा लाइट एंटर करेगी। वहीं पर अगर आप फास्ट की तरफ जाओगे तो आपका जो शटर है कैमरे का वो काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए खुलेगा तो कैमरे के अंदर कम लाइट एंटर होगी। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि शटर स्पीड आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, बाकी यूज़ करते करते भी ये चीज़ समझ में आ जाती है। पर अब सवाल ये आता है कि वीडियोज़ रिकॉर्ड करते हुए हमें अपनी शटर स्पीड कितनी रखनी चाहिए। तो देखो इस चीज़ का एक बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल सा, कि जितने भी FPS पे आप शूट कर रहे हो अपनी वीडियो उससे डबल की फॉर्म में आपकी शटर स्पीड होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप 25 FPS पे अपनी वीडियो शूट कर रहे हो तो आपकी शटर स्पीड 1/50 या फिर 1/100 होनी चाहिए। और अगर आप 50 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपकी शटर स्पीड 1/100 या फिर 1/200 तक होनी चाहिए। बाकी अगर आपने इनसे अलग अपनी शटर स्पीड रख ली, जैसे कि 1/60 आपने रख ली, 1/120 रख ली, ऐसे कुछ भी रख ली, तो आपको अपनी वीडियो में फ्लिकर देखने को मिल सकता है। फ्लिकर का जो इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कैमरे का एपर्चर। एपर्चर को हम एफ स्टॉप से भी डिनोट करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जो एपर्चर की वैल्यू है जो लेंस पे लिखी होती है कैमरे के वो भी एफ़ के अंदर ही लिखी होती है। f1.8, 1.4, f4, 2.8, 5.6, इसी तरीके से जो एपर्चर की वैल्यू है वो f के साथ लिखी जाती है। तो एपर्चर को समझने के लिए ये समझे कि एपर्चर हमारे कैमरे के लेंस का आइरिस होता है। आइरिस जैसे हमारी आंखों में होता है जो कि अपने आप को छोटा बड़ा करता रहता है लाइटिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम तेज़ धूप में जाएंगे तो जो हमारी आंखों का आइरिस है वो छोटा हो जाएगा जिससे कि आंखों के अंदर कम लाइट एंटर करे। और जब हम किसी डार्क रूम में जाएंगे, किसी डार्क प्लेस में जाएंगे जहाँ पर की लाइट कम है तो जो आंखों का आइरिस है वो अपने आप को खोल लेगा जिससे कि ज़्यादा लाइट आंखों के अंदर एंटर करे। सेम चीज़ कैमरे में भी होती है। जो आइरिस होता है, जो एपर्चर होता है वो ज़्यादा खुलता और बंद होता है। जितना ज़्यादा वो खुलेगा उतनी ज़्यादा लाइट कैमरे के अंदर जाएगी और जितना कम खुलेगा उतनी ही कम लाइट कैमरे के अंदर जाएगी। अब इसी चीज़ को नंबर से समझते हैं कि जितना कम नंबर एपर्चर का होगा, मतलब एफ स्टॉप की वैल्यू जितनी कम होती चली जाएगी, जैसे कि 2, 1.8, 1.4, जितनी कम वैल्यू होती चली जाएगी उतना ही हमारे कैमरे का जो आइरिस है, जो लेंस का आइरिस है वो खुल जाएगा और ज़्यादा लाइट अंदर एंटर करेगी। वहीं पर अगर हम एपर्चर की वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे कि f4, 5.6, 8, 11 तक ले जाते हैं तो उतना ही कम जो है लेंस का आइरिस खुलेगा और कम लाइट अंदर एंटर कर पाएगी। और एपर्चर वैल्यू से आपको लाइट में तो फ़र्क देखने को मिलेगा ही, साथ साथ एक चीज़ में और फ़र्क देखने को मिलेगा जो कि है डेप्थ ऑफ फील्ड। मतलब कि अगर आप अपने एपर्चर को चेंज करते हो, एपर्चर को इंक्रीज़ करते हो, लो करते हो, तो आपको अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड मतलब कि जो बैकग्राउंड ब्लर होता है उसमें भी फ़र्क देखने को मिलेगा।
अगर आप अपने अपर्चर को लो कर देते हो जैसे कि f1.8, 1.4, तो आपको जो बैकग्राउंड ब्लर है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और जितना इंक्रीज़ आप अपने अपर्चर को करते चले जाओगे जैसे कि f4, 5.6, 8, 11, तो उतना ही आपको जो अपना बैकग्राउंड है वो कम ब्लर देखने को मिलेगा, जिसको बोलते हैं लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड। इसीलिए जब कभी भी आप अपने कैमरे के लिए लेंस खरीदें तो उसकी अपर्चर की वैल्यू ज़रूर देखें कि उसका जो एफ स्टॉप है वो कितने लो तक जा सकता है, 1.8 जा सकता है, 2 जा सकता है, 4 तक जा सकता है, कहाँ तक वो जा सकता है। जितनी कम उसकी वैल्यू होगी, जितना कम एफ स्टॉप तक वो जा सकता है, उतनी ही आपको लो लाइट में अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और ज़्यादा लाइट कैमरे के अंदर एंटर करेगी। जैसे कि अभी जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ अपने कैमरे का वो है सिग्मा 16mm, जिसकी अपर्चर की वैल्यू है f1.4, मतलब लोअर जो अपर्चर है वो 1.4 तक इसका जा सकता है। और अभी जो ये वीडियो शूट हो रही है ये भी f1.4 पे ही हो रही है। बाकी आपको अपर्चर वैल्यू कितनी रखनी चाहिए या फिर कितने अपर्चर पर वीडियो शूट करनी चाहिए, ये चीज़ काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि आप किस लोकेशन पे शूट कर रहे हो, किस सिचुएशन में शूट कर रहे हो, क्या लाइटिंग कंडीशन है, आप आउटडोर में शूट कर रहे हो, सनलाइट में शूट कर रहे हो, सनलाइट में भी कितने बजे आप शूट कर रहे हो, गोल्डन आवर में शूट कर रहे हो, या फिर इंडोर में अगर आप शूट कर रहे हो तो लाइटिंग की कंडीशन क्या है, लाइट आप कौन सी यूज़ कर रहे हो, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो ये है। और बाकी आपको जो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए वो कितनी चाहिए, शैलो चाहिए, लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर कितना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर जो आपकी अपर्चर वैल्यू है वो डिपेंड करती है। बाकी इसको आप अपने कैमरे के अंदर से ही सेट कर सकते हो और जितनी भी लेंस की आपकी पावर है, जितना भी कम अपर्चर तक वो जा सकता है, जो भी उस पर वैल्यू लिखी है उस तक आप कैमरे के अंदर से ही वो चीज़ सेट कर सकते हो। बाकी अगर आप आउटडोर में शूट करते हो तो एक चीज़ और आप अपने कैमरे के लेंस पर लगा सकते हो जो कि है ND फ़िल्टर। अब ND फ़िल्टर जिन लोगों को नहीं पता या फिर ND फ़िल्टर क्या होते हैं उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो और आने वाले टाइम में जो भी वीडियो आएंगी उसकी आपको नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। अब कैमरे में लाइट को इंक्रीज़ करने के दो ही तरीके होते हैं। वैसे तो शटर स्पीड भी एक तरीका है ज़्यादा लाइट लाने का कैमरे के अंदर, पर वीडियो शूट करते हुए आपको शटर स्पीड के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपकी जो वीडियो है वो बिगड़ सकती है, जो उसका लुक है वो ख़राब हो सकता है। तो शटर स्पीड आपको वही रखनी चाहिए जो कि वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं। बाकी दो तरीकों की अगर बात करें कैमरे में लाइट इंक्रीज़ करने की, तो सबसे पहला तो है अपर्चर, जो कि सबसे अच्छा और सही तरीका है कि जितनी आपकी लेंस की कैपेसिटी होगी उतनी ही लाइट उसमें जा सकती है। और दूसरा तरीका जो है, जो एक आर्टिफिशियल तरीका है लाइट को इंक्रीज़ करने का, वो है ISO। ISO का मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ लाइट। अब ये इसकी फुल फॉर्म नहीं है कि कई लोग अगर कमेंट में ये लिखने वाले हों कि आप गलत बता रहे हो, ये इसकी फुल फॉर्म नहीं होती है। मैं फुल फॉर्म नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फुल फॉर्म थोड़ी सी अटपटी है और समझ में नहीं आएगी। मैं इसका मतलब आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब होता है सेंसिटिविटी ऑफ लाइट। और ये एक आर्टिफिशियल तरीका होता है अपने फ्रेम में लाइट को इंक्रीज़ करने का, अपने फ्रेम में जो भी लाइट आ रही है उसको बढ़ाने का। पर ISO में प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे ही आप अपने कैमरे का ISO इंक्रीज़ करते हो, जैसे कि 100 से 400 ले जाते हो, 800 तक ले जाते हो, तो आपके फ्रेम में लाइट तो बढ़ जाएगी, पर लाइट के साथ साथ आपके फ्रेम में ग्रेन्स और नॉइज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब आपकी जो फुटेज है वो क्लियर नहीं दिखाई देगी, उसमें काफ़ी सारी नॉइज़ भी आ जाएगी। जिसका रीज़न ये होता है कि ये अपर्चर की तरह काम नहीं करता है कि आइरिस को खोल देगा और काफ़ी सारी लाइट अंदर आ जाएगी, ऐसे ये काम नहीं करता है। ये जितनी भी लाइट कैमरे के फ्रेम में आ रही होती है, सेंसर पे जितनी भी लाइट आ रही होती है, उसी को आर्टिफिशियली इंक्रीज़ करता है। मतलब जहाँ जिस पिक्सल पे ज़्यादा लाइट आ रही होगी उसी से सैंपल लेके आसपास के जितने भी पिक्सल होंगे वो भी अपनी लाइट इंक्रीज़ करते चले जाएंगे, और जैसे ही आप ISO का नंबर बढ़ाते चले जाओगे लाइट इंक्रीज़ होती चली जाएगी। अब हर कैमरा में आपको नेटिव ISO और किसी किसी में डुअल नेटिव ISO भी देखने को मिल सकता है। अब ये नेटिव ISO क्या होता है? नेटिव ISO वो वैल्यू होती है ISO की जिसमें कि अगर आप शूट करते हो अपनी वीडियो तो आपको कोई भी जो ग्रेन्स है, जो नॉइज़ है, वो अपनी वीडियो में देखने को नहीं मिलेगी। वो एकदम सही वैल्यू होगी ISO की जिसमें कि आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हो। अब जितने भी बजट कैमरा जो आते हैं APS-C सेंसर वाले, 50,000 लाख वाले जो कैमरा होते हैं, जैसे कि मैं भी अभी यूज़ कर रहा हूँ ZV-10, इस तरीके के जो भी APS-C सेंसर वाले कैमराज होते हैं, इनका नेटिव ISO होता है 100।
और जो भी हायर रेंज के होते हैं थोड़े से कैमरा, फुल फ्रेम कैमरा होते हैं, जैसे कि A7 III हो गया, A7 IV हो गया, 2-2.5 लाख के जो भी कैमरा होते हैं उनका जो नेटिव ISO होता है वो होता है 800। और किसी किसी कैमरे में डुअल नेटिव ISO भी होते हैं, जैसे कि ब्लैकमैजिक में आता है, और भी काफ़ी सारे बड़े बड़े कैमराज हैं जिनमें डुअल नेटिव ISO भी मिलता है, जिसमें कि एक जो नेटिव ISO की वैल्यू होती है वो लोअर ISO की होती है, जैसे कि 800 हो गया, और एक नेटिव ISO की वैल्यू होती है हायर ISO पे, जैसे कि 32,000 हो गया, 24,000 हो गया। इस तरीके से उनमें डुअल नेटिव ISO भी आता है। तो ISO भी एक तरीका है अपनी वीडियो में, अपने कैमरा में लाइट को इंक्रीज़ करने का। वैसे इसका यूज़ आप ना करो तो ही अच्छा होगा। इसकी वैल्यू जो है वो आपको 100 पे ही रखनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी मैं भी 100 पे ही शूट कर रहा हूँ, जो ISO है मेरा 100 ही है, क्योंकि मेरा जो लेंस है वो 1.4 तक शूट कर सकता है। अगर ये 2.8 या फिर 3.5 तक शूट करता तो हो सकता है कि मुझे भी अपनी ISO की वैल्यू बढ़ानी पड़ती, बट अभी 100 पे काम चल रहा है तो मैं 100 पे ही शूट कर रहा हूँ। पर अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो लास्ट ऑप्शन के तौर पर आप ISO की वैल्यू इंक्रीज़ कर सकते हो। आप उसको 400 तक ले जा सकते हो, क्योंकि 400 में आपको नॉइज़ तो थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी अपनी वीडियो में, पर इतनी ज़्यादा नॉइज़ नहीं आएगी कि वो आपकी जो वीडियो है उसको ख़राब कर दे। अब अगली और लास्ट चीज़ है जो हमें अपने कैमरा में सेट करनी होती है, वो है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस यूज़ होता है कैमरा में हमारी इमेज का जो कलर टेम्परेचर है उसको सही करने के लिए, जिससे कि हमारे जो कलर्स हैं वो एकदम एक्यूरेट दिखाई दें, जो वाइट है वो पूरा वाइट दिखाई दे। कई बार ऐसा होता है कि जो लाइटिंग है वो बाहर वो थोड़ी सी अलग होती है, तो जो वाइट है वो पूरा वाइट नहीं दिखाई देता, वो थोड़ा सा येलो टोन में आ जाता है या फिर ब्लू टोन में चला जाता है। तो उसको सही करने के लिए हमें अपना जो वाइट बैलेंस है उसको एडजस्ट करना होता है। वैसे तो सभी कैमरा में ऑटो वाइट बैलेंस का फीचर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि कैमरा बाहर की जो कंडीशन है, जो लाइटिंग कंडीशन है, जो सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप ही अपना जो कलर टेम्परेचर है, जो वाइट बैलेंस है, उसको सेट कर लेता है। और काफ़ी सारे मोड्स भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लाउडी हो गया, सनी हो गया, इस तरीके के मोड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। पर आप चाहो तो अपने कैमरे के वाइट बैलेंस को मैनुअली भी कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि अगर आप कलर टेम्परेचर जो वाइट बैलेंस है उसको लोअर केल्विन की तरफ लेकर जाते हो तो आपका जो कलर टेम्परेचर है वो कूल हो जाएगा, और अगर आप उसको हाई केल्विन की तरफ लेकर जाते हो, नंबर इंक्रीज़ करते हो, तो आपका जो कलर टेम्परेचर है कैमरे का वो वार्म की तरफ जाएगा। तो अगर जो लाइटिंग कंडीशन है वो थोड़ी सी येलो टिंट में है, थोड़ा सा उसमें येलोइश कलर आ रहा है, तो उसको कम करने के लिए आपको जो अपने केल्विन है, जो वाइट बैलेंस है, उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ करना चाहिए, लोअर केल्विन की तरफ जाना चाहिए। और अगर बाहर की जो लाइट है, जो लाइटिंग कंडीशन है, उसमें थोड़ा सा कूल टिंट ज़्यादा आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपने वाइट बैलेंस को इंक्रीज़ कर लेना चाहिए। बट ये जो वाइट बैलेंस की वैल्यू है कि कम करते ही कूल टेम्परेचर हो जाएगा और हाई करते ही वार्म टेम्परेचर हो जाएगा, ये सिर्फ कैमरे में ही होता है। लाइट्स में ऐसा नहीं होता है, लाइट्स में इसका अपोजिट होता है। अभी मैं भी जो यहाँ पर लाइट यूज़ कर रहा हूँ, जो इस तरफ लाइट है, जो पीछे लाइट है, इनमें भी सेम चीज़ है कि अगर आप इनका जो टेम्परेचर है वो लोअर केल्विन की तरफ लेकर जाओगे तो आपको वार्म कलर देखने को मिलेगा, और अगर आप जो केल्विन है उसको बढ़ाते हो, हाई केल्विन की तरफ लेकर जाते हो, तो आपको जो कलर टेम्परेचर है वो कूल देखने को मिलेगा। तो कैमरे में और लाइट में जो कलर टेम्परेचर है, जो केल्विन सेट का जो पूरा फंक्शन है, वो एकदम अपोजिट होता है। बट अगर आपकी जो लाइटिंग कंडीशन है, जो बाहर की लाइटिंग कंडीशन है, वो नॉर्मल है, ना ही वो वार्म की तरफ है ना ही कूल की तरफ है, तो आपको जो वाइट बैलेंस रखना चाहिए वो रखना चाहिए 5500 केल्विन या फिर 5600 केल्विन, क्योंकि ये जो है ये न्यूट्रल वाइट बैलेंस होता है। इसमें ना ही आपका कलर जो है वो कूल की तरफ होगा और ना ही वार्म की तरफ, ये बीच में आता है। तो बस यही 5 चीज़ें मेन होती हैं जो कि आपको कैमरा यूज़ करने से पहले सीख लेनी चाहिए या फिर इनके बारे में नॉलेज ले लेनी चाहिए, जिससे कि आप अपने कैमरा को मैनुअली कंट्रोल कर सको और अच्छा रिजल्ट अचीव कर सको। बाकी लेंसेज और लाइटिंग के ऊपर भी मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बनाने वाला हूं, जल्द ही वीडियोस लाने वाला हूं, तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।